हाय दोस्तों, अडानी के 5% बढ़ने से लेकर एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स तक बहुत कुछ एक्साइटिंग हुआ है आज मार्केट्स के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसी रही है आज की एक्सपायरी। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट, आज बेस थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहा है। 18,300 का लेवल भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। बहुत बार सपोर्ट लिया था दिन के अंदर 18,300 के आसपास, बट 250 के आसपास निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है। एंड मुझे ज़रूर पता है बहुत से पुट राइटर्स को वहाँ पे नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बहुत सी पुट राइट हो चुकी थी 18,300 पर। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि 18,300 इस टाइम पर एक मजाक बन चुका है, आए दिन ब्रीच हो रहा है। तो 18,300 पर ज़्यादा गौर ना करा जाए ऊपर या नीचे जाने पर। जब तक वो सस्टेन नहीं कर जाता है निफ्टी उसके ऊपर या उसके नीचे एटलीस्ट 2 से 3 दिन, तब तक 18,300 पर कोई ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बार ब्रीच हो चुका है, आए दिन ऊपर नीचे जा रहा है। बट इस सब के कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करा है बहुत ही अच्छा परफॉर्म। आज अगर ओवरऑल मार्केट्स देखें तो हम 0.33% ऊपर है आज बैंक निफ्टी। बैंकिंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे ही ऊपर हैं। एक अगर हम फेडरल बैंक को छोड़ दें तो बाकी सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मेरी 2 ट्रेड्स हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। तो उसके कारण आज मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अगर बात करें तो मार्केट में और क्या चल रहा है, अगर थोड़ा OI एनालिसिस देखा जाए तो लोग बना रहे हैं अब शॉर्ट स्ट्रैडल्स। लोगों को लग रहा है कि यहाँ से होगा कंसोलिडेशन। अगर निफ्टी की बात करें तो 18,300 पर बन रहे हैं ढेर सारे शॉर्ट स्ट्रैडल्स। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 43,500 पर बन रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैडल्स। नेक्स्ट वीक के लिए लोगों ने पोजीशंस लेनी कर दी है स्टार्ट। मार्केट में कुछ बढ़े या ना बढ़े, पिछले कुछ दिनों से विक्स तो जी बढ़ता जा ही रहा है। और ये हम बात कर रहे थे बहुत दिनों पहले जब मैंने विक्स के बढ़ने पर ट्रेड ली थी, और जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी रही थी, कि विक्स आ चुका है हिस्टोरिकली बहुत लो लेवल्स पर। तो इस टाइम पे अपने आप को हेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर आप चाहें तो उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं विक्स के बढ़ने पर, क्योंकि उस टाइम भी अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी थी एंड मार्केट उसे फैक्टर इन नहीं कर रही थी विक्स के थ्रू। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल करे होंगे या मंथली ऑप्शन सेल करे होंगे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही होगी इस टाइम पर। सो ऑलवेज वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी विक्स बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों ही सिचुएशंस में पोजीशंस मैनेज करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो ये रही ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की बात। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अलावा क्या थे इन मार्केट्स के आज की ड्राइवर्स, तो बेसिकली देखा जाए आज 2 मेन ड्राइवर थे। एक तरफ L&T ने करा मार्केट्स को नीचे की तरफ पुश, तो दूसरी तरफ अडानी आया मार्केट्स को संभालने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं L&T की। L&T के रिजल्ट से हुई मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट। हालांकि रिवेन्यूज़ बढ़े, पैट बढ़ा, बट कहीं ना कहीं मार्जिन्स ने दे दिया है धोखा, और मार्जिन्स नहीं आ पाए एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। मार्जिन्स में डिक्लाइन आया है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं पैट उनका पीछे रह गया है एस्टिमेशन से। तो इस वजह से आज L&T में काफ़ी भारी सेलिंग देखी गई है। डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। डॉक्टर रेड्डी के भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, तो उसमें भी आज काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अडानी की, तो अडानी आज का बेसिकली निफ्टी का तो अगर मैं कहूँ तो शायद से टॉप गेनर रहा है। ऑलमोस्ट 5% बढ़ा है अडानी। तो अडानी के बढ़ने के पीछे बेसिकली बात ये थी, जो मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये सारी शेल कंपनीज की जो बातें हैं ये सारी झूठी हैं, और ऐसी कोई भी शेल कंपनीज नहीं है अडानी की। तो जिस वजह से इन्वेस्टर्स का मोरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था। अगर आपको थोड़ा सा कहानी का बैक स्टोरी जाननी है, तो जो अडानी इतना गिरा
था वो सारे इन्हीं एलिगेशंस पर गिरा था जो हिंडनबर्ग ने अडानी पर लगाए थे कि इनकी काफ़ी सारी शेल कंपनीज है, मार्केट मैनिपुलेशन में भी मौजूद हैं और काफ़ी सारे रेगुलेशंस को भी तोड़ते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट फाइलिंग में भी उनके कुछ गड़बड़ बताई थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने। तो जब ये शेल कंपनीज की बात पर मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस दिखाया कि ये सारी बातें झूठी हैं, तो इन्वेस्टर्स एकदम से बहुत ही चीयर अप हो गए और उन लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी। इसी वजह से अडानी आज 5% बढ़ रखा है। बट एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अडानी एंटरप्राइजेज इस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। तो हो सकता है किसी एचडीएफसी बैंक या रिलायंस या फिर किसी और स्टेबल स्टॉक के लिए 5% मूव बहुत बड़ी बात हो सकती है, बट अडानी एंटरप्राइजेज के लिए नहीं है। तो अभी भी उतना ज़्यादा, एटलीस्ट अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये उनकी बेसिकली वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर ही है। अगर अडानी में भी 7% 8% मूव करा होता तो कहीं ना कहीं इस बात के अंदाजे आते कि शायद से ये बेसिकली एक प्रोमिनेंट मूव है एंड एक नॉर्मल अपसाइड नहीं है। अगर बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कन्वीनियंट एक्स्ट्रा लग रहा है कि एक तरफ कल ही बात आई कि अडानी अपना एफपीओ निकालने की सोच रहा है एंड बेसिकली 13th को उसकी मीटिंग है एंड आज मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर की बेसिकली स्टेटमेंट आई है इस पर। मेरे डाइजेस्टिव पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ अच्छी सिनेरियोज लग रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो मैं उस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहूँगा मैं उस बात पर कि कहीं कुछ फिशी तो नहीं चल रहा है इसके अंदर। इस पॉइंट पे अगर बात करें तो और क्या रहा है मार्केट्स के अंदर, तो मैंने आपको सुबह कहा था कि एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स पर मेरी नज़र रहेंगी एंड क्या रिजल्ट्स रहे हैं एशियन पेंट्स के। भाई मज़ा आ गया देखकर। नेट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 45% से इंक्रीज़ हुए हैं और रिवेन्यू 11.5% से इंक्रीज़ हुआ है। भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। मेरा इन रिजल्ट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाने की उम्मीद थी कि हाउसिंग मार्केट्स कैसे ग्रो कर रही हैं, क्योंकि मैं हाउसिंग मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा बुलिश था। तो मैं देखना चाहता था इन कंपनीज के रिजल्ट्स के थ्रू कि हाउसिंग मार्केट्स में क्या हाल है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बैंक्स हाउसिंग लोन्स को काफ़ी पुश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो जब लोग घर खरीदेंगे तो लोग घरों में पेंट भी कराएंगे, किचन के अप्लायंसेस भी खरीदेंगे। तो इन प्रॉक्सी प्लेस के थ्रू मैं इस थीम को बेसिकली प्ले करना चाहता था। अभी तक के रिजल्ट्स पढ़कर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगा है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा है कि क्या हाउसिंग मार्केट में बेसिकली रिवाइवल के कारण इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं। जो मेन रीज़न मुझे नज़र आता है वो आता है, एक तो रिवेन्यूज़ का बढ़ना एंड सेकंड इनके मार्जिन्स का इंक्रीज़ करना। एशियन पेंट्स वैसे भी काफ़ी टाइम से मार्जिन्स के कारण काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि रॉ मटेरियल्स काफ़ी महंगे चल रहे थे एशियन पेंट्स के। अब उनके मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे भी एशियन पेंट्स एक बहुत ही सेफ स्टॉक माना जाता है, तो अगर उसके अर्निंग्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा तो मार्केट क्या किसी भी चीज़ के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं रहेगी वो। अगर थोड़ा और बात करें, थोड़ी इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सरप्लस ट्रेड है, जो ट्रेड बेसिकली रशिया का जो सरप्लस ट्रेड है इंडिया के साथ, या इंडिया का डेफिसिट कह लीजिए, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रशिया से, जितना इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे मेन कारण है क्योंकि हम रशिया से बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा था वो तेल जब से ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है। तो एज़ कम्पेयर टू सऊदी कंट्रीज़ हमें काफ़ी सस्ता तेल मिल पा रहा था रशिया से, तो हम काफ़ी ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 1/3 तेल इस टाइम पे हमारा रशिया से ही इंपोर्ट हो रहा है। कहीं पे किसी टाइम पे पिछले साल रशिया 9th पोजीशन पे होता था कि हम कितना ज़्यादा किस कंट्री से ट्रेड करते हैं, उस सिनेरियो में 9th पोजीशन पे होता था एंड इस टाइम पे वो बस चाइना से पीछे है एंड 2nd पोजीशन पर आ चुका है। पर इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है रशिया को, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने बोला है कि देखा जाए कि कौन कौन से गुड्स हैं जो रशिया को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रशिया के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि ये सारी ट्रेड स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हो रही है जो इंडियन रुपी डोमिनेटेड है। तो इसके कारण रशिया के पास इंडियन रुपी कलेक्ट होता जा रहा है एंड उसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये रशिया के लिए भी दिक्कत है कि अगर इतना ज़्यादा बेसिकली इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहेगा रशिया के लिए, तो उसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सेकंड जो सबसे मेजर चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि जो ओवरनाइट रेट्स हैं इंडिया के, बेसिकली बोरोइंग रेट्स हैं, वो इस टाइम पे जो हमारा रेपो रेट है 6 वो उससे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बेसिकली जो एक एक्सचेंज रेट है हमारा जो आरबीआई चाहता है कि 6.7 के पास रहे, उससे बढ़ चुके हैं, 6.78% हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाता है कि जो बेसिकली कैश है जो बैंक्स डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास वो कम हो चुके हैं एंड वो डाटा में भी दिखाई दिए, वो अब 700 समथिंग बिलियन हो चुके हैं एंड जबकि वो पहले 9 ट्रिलियन के आसपास थे। तो कि एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है दोनों चीज़ों में, कैश के पहले में और अब में। तो एक लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है मार्केट्स के अंदर, बेसिकली एक कैश क्रंच आ रहा है। बट ये क्रंच अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई डॉलर भी बाय कर रहा है जिसके कारण आरबीआई के पास कैश आ रहा है। एंड सेकंड, आरबीआई की अभी गवर्नमेंट को डिविडेंड देना भी बाकी है, तो उसके कारण भी इकोनॉमी में हमारा बेसिकली कैश इन्फ्यूज़ होगा एंड इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा जानना है, मैं थोड़ा अंदाज़ा आपको दे देता हूँ कि कैश क्रंच क्यों आ सकता है। बेसिकली अगर रेट्स इतने ज़्यादा हाई रहते हैं तो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे ट्रेजरीज हो गया, रेदर देन आरबीआई में अपना पैसा रखवाने के। तो इसी वजह से सारे बैंकों ने धीरे धीरे कर कर अपना जो पैसा है वो आरबीआई से निकाल लिया और अपने पास रख लिया है। अगर बात करें तो इससे एक पॉजिटिव बात ये निकल के आती है कि जो इसमें ओवरनाइट रेट्स में जो हाइक आया है ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बताया जा रहा है एज सच कि अगर जैसे आरबीआई ने एक इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया हो तो अब ऐसी कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती है कि आरबीआई को अब फर्दर इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने पड़ेंगे। तो वहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल ये आ सकता है कि हो सकता है आरबीआई फर्दर इंटरेस्ट रेट्स हाइक ना करे, जो कि ऑलवेज इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स हाइक नहीं करता। तो बेसिकली मैंने क्या किया, आज मैंने ले ली है टाटा मोटर्स की ट्रेड, थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव बायस के साथ मैंने कर दिए हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सेल। मैंने उन्हें कवर भी करा है, मींस हेज भी करा है, और ज़्यादा बेसिकली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस बाय कर तो कल के रिजल्ट्स में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट रहता है इसका। ये बेसिकली एक वॉलेटिलिटी प्ले है, क्योंकि रिजल्ट से पहले स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है एंड रिजल्ट के बाद वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है। थोड़ा सा नेगेटिव बायस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आज भी टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी थकान दिखाई है एंड वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कैसी भी टाइप के रिजल्ट्स हैं वो इन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे। एंड फर्दर मोर, जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा बाइंग कर रखी है, रिजल्ट के बाद एक अच्छा मौका होता है उन लोगों के पास अपनी पोजीशंस कट करने का। तो हो सकता है वो लोग भी अपनी पोजीशंस कट करें, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें एंड या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता तब भी हमारा प्रॉफिट है, एंड अगर थोड़ा डाउनवर्ड साइड पे जाता है तब भी हमारे मैक्स प्रॉफिट है। बेसिकली 2 से 2.5% डाउनवर्ड मूव अगर आता है तब मैं जाके अपने मैक्स प्रॉफिट्स पर पहुंचूंगा। उसमें तो मेरे पास थोड़ा रूम है, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो पोजीशंस को मैनेज करने के लिए, अगर ऊपर जाता है तो ज़रूर मेरे लिए हल्की सी दिक्कत हो सकती है। बट उसी चीज़ को थोड़ा काउंटर करने के लिए मैंने पुट ऑप्शंस भी सेल करे हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आज भी टाटा मोटर्स एक अच्छे गेंस दिखाता तो मैं बस कॉल ऑप्शन सेल करने वाला था, ऐसा मैंने आज नहीं करा है। तो देखते हैं अब ये जाके ट्रेड्स कैसी रहती हैं। अगर बात करूं मेरी बाकी ट्रेड्स की तो कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड्स अच्छी चल रही हैं, एचडीएफसी बैंक की ट्रेड्स अब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आने लग गई हैं। जो ऑप्शन ट्रेड्स हैं, जो मैंने बेसिकली ऑप्शंस बाय करे थे, कॉल ऑप्शंस बाय करे थे अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पर, एंड जो मैंने एक पुट ऑप्शन सेल करा था डीप इन द मनी, तो वो अब प्रॉफिट्स में है। ऑलमोस्ट ओवरऑल ट्रेड्स मेरी ब्रेक इवन जा रही हैं। जो हमने एक्सिस बैंक की ट्रेड ली थी, काफ़ी दिनों से हमने उसके बारे में बात नहीं करी है। जो हमने एक्सिस बैंक की ट्रेड ली थी जब एक शार्प डाउन टर्न आया था एक्सिस बैंक के अंदर, उसके रिजल्ट्स के बाद मैंने कहा था ये जस्टिफाइड नहीं है
एंड देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन के थोड़े से साइडवेज मूव्स के बाद एकदम से एक्सिस बैंक अब बढ़ता जा रहा है। उसमें मेरे ऑलमोस्ट 4.5% के प्रॉफिट्स हैं। 2.5% ही गिरा था उस टाइम पे स्टॉक, महीना भी नहीं हुआ है उसे, ऑलमोस्ट 21 दिन हुए होंगे, टॉप टू टॉप मे बी 15 डेज ही हुए हों, ये भी मैं बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ शायद से। एंड अब तक वो 4.5% के रिटर्न दे चुका है, तो जो कि एक अच्छी ट्रेड हो जाती है। महीने भर में अगर वो 5 to 6% रिटर्न दे जाता है तो मैं इसे एक सक्सेसफुल सेफ बेट कहूँगा। एंड इन्फोसिस भी अब धीरे धीरे मेरे को प्रॉफिट्स दिखा रहा है, इन्फोसिस प्रॉफिट में आ रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा इनके प्रॉफिट के इंडिकेशंस हमें बाद में पता चलेंगे, जब बेसिकली जब अगली अर्निंग्स आएंगी। अगर यूएसए में रिवाइवल आता है, अगर इकोनॉमी की उनकी सिचुएशन सही रहती है तो हमें फर्दर पता चलेगा कि क्या रहता है मेरी उस ट्रेड का। अगर थोड़े बात करें तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कर्नाटका इलेक्शंस के ऊपर। कर्नाटका इलेक्शंस आने वाले हैं, बेसिकली उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अभी तक तो एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को ही थोड़ी सी बढ़त दिख रही है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आता है। हमारा मेन गोल ये है, मार्केट्स के ऊपर जाने के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन रहेगी वो ये रहेगी कि एक मेजॉरिटी की सरकार आए। मेजॉरिटी की सरकार आएगी तो बेसिकली लोगों को लगता है एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक स्टेबल गवर्नमेंट ही है जो हम सारे लोग चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेडिंग अच्छी रही होगी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।